नमस्कार। हमारी आज की कहानी है 13वीं का न्योता। भाभी, भैया कैसे हैं? तुम्हारे भैया की हालत में क्या परिवर्तन होना है? जब तक जिएंगे बिस्तर पर ही रहेंगे। तो खर्चा पानी? रमेश ने पूछा। तुम घड़ी घड़ी क्यों पूछते हो? जब घर का कमाऊ आदमी लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है, तब उस घर में फाके होते ही हैं। ऊपर से जवान बेटियों की चिंता अलग। तुम चिंता मत करो भाभी। ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। उल्टे तुम्हारे भैया की दवाई भी बंद हो गई है। झूठी ही सही, पर मन को तसल्ली तो थी कि इलाज चल रहा है, शायद कभी ठीक हो जाए। कहती हुई कंचन ने पल्लू से आंखें पोंछी। धैर्य रखो भाभी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? कंचन ने कौतूहल से रमेश की ओर देखा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहता है जो बुरी लगे? बुरा क्यों मानूंगी भैया? जो भी कहोगे हित में ही कहोगे। डर लगता है कहीं बुरा ना मान जाओ। यदि अच्छी ना लगे तो मेरी बात यहीं खत्म कर देना, मन में ना रखना। कुछ कहोगे भी या यूं ही पहेली बुझाते रहोगे? विश्वास पूर्वक कहती हूँ कि तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। भाभी, तुम 13वीं पर किसी के घर दावत खाने जा सकती हो। बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मेरे परिचित हैं। किसी सुहागिन ब्रह्माणी की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा गया है। अचानक तुम्हारा ध्यान आ गया। अच्छा भला सामान मिलेगा, कुछ तो सहारा लगेगा। ये क्या कह दिया भैया? मैं किसी की 13वीं जिमने जाऊं और दान दक्षिणा लूं? मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो? आप नहीं जाओगी तो कोई और चली जाएगी। पहली बार जाने में संकोच होगा। वहां कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई मिल भी जाए तो क्या कोई जान पहचान वाले तुम्हारे पेट को रोटी देने आते हैं? कोई तुम्हारी खैर खबर लेने आता है? सयानी होती दो दो बेटियां हैं, उन्हें घर में अकेली छोड़कर तुम भी तो कुछ नहीं कर सकती। एक बेटा भी होता तो सोच लेती। ये तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच को छोड़ो भाभी, वहां तुम किसी की तरफ मत देखना। माथे पर घूंघट कर लेना। वे अपने रीति रिवाज अपनी तरह से करते रहेंगे। बस तुम चुपचाप देखती रहना, रमेश ने समझाया। तुम तो वहीं रहोगे ना? कंचन ने हिम्मत की। मेरे रहने ना रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम रहोगे तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। कंचन ने किसी मासूम बच्चे की तरह रमेश का दामन थामना चाहा। भाभी, रहूंगा तो वहीं, पर इतना बड़ा ब्राह्मण भोज है, पता नहीं सेठ जी कौन सा काम सौंप दे। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो, पर घर तक तो तुम छोड़ोगे ना? इन लड़कियों से क्या कहूं कि कल कहाँ जाऊंगी? कंचन ने फिर सवाल उछाला। क्या हो गया है भाभी? इतना डर क्यों रही हो? क्या कभी कहीं दावत खाने नहीं गई? कुछ भी कह देना बच्चों से। घंटे भर की तो बात है। सोचना किसी संबंधी के यहाँ जा रहे हैं। बस जरा कपड़े ढंग से पहन लेना, समय पर लेने आ जाऊंगा। तो बात को पक्की समझो। अब तुमने भैया ना की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है। अगले दिन तक कंचन संकोच और आशंका से घिरी रही। किसी भी काम में मन नहीं लगा। नींद भी ठीक से नहीं आई। बार बार मन हुआ कि मना कर दे। मृतका की जगह उसे बिठाकर पूजा पाठ करेंगे और कुछ सामान देकर हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या वहां से मिले सामान को संभाल पाएगी? क्या वो सामान उसे मृतका की याद नहीं दिलाएगा? लेकिन मृतका को तो उसने कभी देखा ही नहीं। फिर मन में तर्क उठा कि उसके ना जाने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, वो तो किसी और को बुला लेंगे। निश्चित समय पर आकर रमेश कंचन को अपने साथ ले गया। इतनी बड़ी कोठी के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन और गाड़ियों से उतरते बड़े बड़े लोगों को देखकर कंचन का संकोच और भी बढ़ गया। रमेश ने समय की नजाकत को समझ और कंचन के कान में फुसफुसाया। इधर उधर मत देखो भाभी, वरना जी घबराता रहेगा। तभी रमेश की नजर सेठ जी पर पड़ी। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, पंडिताई जी आ गई हैं। सेठ जी ने अपने पास खड़े पुत्र को इशारा किया। वो ससम्मान कंचन को अंदर ले गया। अंदर हवन अभी अभी संपन्न हुआ था और ब्राह्मण भोज की व्यवस्था चल रही थी। बहुओं ने कंचन को चौकी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के साथ ही कंचन को एक नए बर्तन में खाना परोसा गया। मनुहार करके खिलाया गया। एक बहू झूठी थाली उठाकर ले गई। बर्तन धोकर प्लास्टिक की थैली में डाल दिए गए। ब्राह्मण भोज कर चुके तो कंचन को लोहे के नए फोल्डिंग पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिस्तर लगा था। रजाई, गद्दा, चादर, दो तकिए, कंबल, दरी और ढेरों सामान रखा था। सेठ जी की दोनों बहुओं ने मिलकर कंचन को साड़ी, बिछुए और पायल पहनाई। पैरों में महावर लगाया, मांग में सिंदूर डाला, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगाई, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, कलाइयों में नई चूड़ियां पहनाई।
मेकअप बॉक्स में सारी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि रखे थे। सिर पर ऊनी शॉल उड़ाया। उसे पलंग पर बिठाकर बहू बेटे पलंग को उठाकर 5 कदम चले। बड़े बेटे ने गले में सोने की चेन पहनाई। छोटे बेटे ने एक लिफाफे में रुपए रख कर दिए। फिर परिवार की जितनी भी बहुएं थी, सभी ने रुपए कंचन की गोद में रखकर उसके पैर छुए। कंचन सब चुपचाप देखती रही। 10 किलो आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी और 11 परोसे एक टोकरी में रख सारे सामान के साथ कंचन को एक रिक्शे में बिठाकर विदा कर दिया गया। रिक्शे के पैसे भी सेठ जी के नौकर ने ही दिए। रिक्शा जब कंचन के दरवाजे पर रुका, तब कंचन की तंद्रा भंग हुई। उसने छठ हाथ में पकड़े रुपयों का लिफाफा और गले में पहने सोने की चेन ब्लाउज में डाल ली। फिर दरवाजा खटखटाया। बड़ी बेटी ने दरवाजा खोला और माँ को इतने सामान के साथ देखकर वो चिल्ला पड़ी, कहाँ गई थी माँ? बाद में बताऊंगी, पहले सामान अंदर रख। कहाँ तो संकोचवश जिस सामान की ओर नजरें नहीं उठ रही थी, कंचन अब उस सामान को एक एक कर उठा उठा कर देखने लगी। रजाई गद्दे भी नामात्र के बचे थे। चलो, सर्दी आराम से कट जाएगी। अम्मा, शॉल तो मैं लूंगी। बड़ी बेटी ने माँ के कंधे से शॉल उतारी। अम्मा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। लगता है आज ढेरों दहेज के साथ ससुराल आई हो। पता तो चले कहाँ से हाथ मारा है। क्या कोई लॉटरी निकली है? खाट पर पड़ा कंचन का पति भी आवाज निकालने लगा। तुम तो चुपचाप लेटे रहो, सांस लेने दो, अभी सब बताती हूँ। अपने पति से कहती हुई कंचन ने पुकारा, मछली, बड़की, पहले सारा सामान अंदर रखो, कोई देख लेगा। अब कंचन को चिंता सताने लगी। दहेज ही तो है सब, ये सब बड़की के विवाह में दे दूंगी। लड़के वाले कब से कह रहे हैं, पैसा पास ना होने से अभी तक टालते आ रही हूँ। उसने दरवाजा बंद कर ब्लाउज से रुपए का लिफाफा निकाला। पूरे 5,000 और सोने की चेन को हथेली पर रखकर अंदाजा किया। 2 तोले की तो होगी ही। तभी ख्याल आया, गले में काला धागा बांधने के अलावा अभी तक कोई गहना पहना ही नहीं। अब क्या पहनूंगी? बड़की को ही दे दूंगी। एक एक चीज उतार उतार कर अटैची में संभाल कर रखती जाती। अभी तो पैर छूकर मिले रुपए गिनने हैं। पूरे 1,000 हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे 6,000। मन में डर सा लगा। रमेश को सोने की चेन और 5,000 के बारे में नहीं बताएगी, कहीं मांग ही ना ले। केवल 1,000 ही दिखाएगी। उसे कुछ ही पल में मिले सामान से मोह आया, कहीं कोई उसकी निधि ना छीन ले। सोचा, रमेश को सामान दिखाकर संभाल कर रख लेगी। जाते समय कितना संकोच हो रहा था। एक साथ इतना सारा सामान उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था, जब बड़की का बापू नौकरी करता था। यदि ऐसे ही न्योते मिलते रहे तो दोनों बेटियों के हाथ आराम से पीले कर देगी। इधर बड़की को कहाँ चैन था। उसने कंचन को फिर से पूछा, कहाँ गई थी? एक जगह 13वीं में खाना खाने गई थी। 13वीं में खाना खाने में इतना सामान मिलता है? फिर तो माँ, तुम रोज 13वीं में जाना। हाय, कितनी गरम गरम कचौड़ियां हैं, लड्डू और ये सब्जी, ये रायता। बड़की पटी पटी आंखों से देख सोचने लगी कि कितना समय हो गया, कभी ढंग का खाना तो क्या, पेट भरकर भी खाना नहीं मिला। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। कंचन तृप्ति के भाव से उन्हें देखने लगी, आंखें टपकने लगी। कई महीने का राशन पानी घर आ गया था, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़की के बापू की भी थोड़ी दवा करा लेगी, मन में सोचा। सौदा बुरा नहीं है। शाम को रमेश आया। कैसा रहा भाभी? अब तो कोई संकोच नहीं है ना? नहीं भैया, तुमने तो जीने की राह ही बता दी, कहकर कंचन उससे सामान देख लेने का आग्रह करने लगी। भाभी, सामान क्या देखूं? मुझे मालूम है क्या क्या मिला है। इस बार सब सामान तुम ही रखो, पहली पहली बार मिला है। आगे से 25% मेरा होगा। बोलो, मंजूर है? रमेश हंसा। चाचा, तुमने तो हम सबकी दावत करा दी। आपकी लंबी उम्र हो और सबको आप जैसे चाचा मिले। बस बस, क्यों इतना मक्खन लगा रही है? बल्कि मैं तो हमेशा तुम लोगों के लिए ही सोचता हूँ। अपने ही अपने के काम आते हैं। कहते हुए रमेश ने बड़की के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी बात क्या टाल सकती हूँ भैया? ठीक ही कहा था तुमने कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। फिर भी कुछ तो लेते जाओ भैया। कंचन ने जिद कर थोड़ा सा खाना बांध दिया। रमेश ने एक कचौड़ी उठाई, मुंह में रखी और दांतों से चबाते हुए कंचन की ओर देखने लगा। तो कंचन बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया?
आज तो खूब जच रही हो भाभी, मन करता है देखता ही रहूं। अब भैया तो तुम्हारी तारीफ करने के लायक ही नहीं रहे, मुझे ही कर लेने दो। सदा सुहागन रहो भाभी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।